मैंने जो पीडीएफ दीजिएगा ना, वो थोड़ा सा क्लीन रखिएगा, समझ में ठीक आएगा। Good evening. Am I audible to everyone? Am Yes, I ma'am. audible? Okay. स्क्रीन विजिबल है सबको मेरी? Can anyone confirm? स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टमक के डिसऑर्डर्स है जो हमारे, उसमें सबसे पहले हमारे पास गैस्ट्राइटिस। अब यहाँ पे वर्ड आ गया आइटिस। सो समथिंग इन्फ्लामेशन, रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन। ठीक है कि इन्फ्लामेशन हुई है, गैस्ट्राइटिस, सो दैट मीन्स इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा है उसकी क्या है, इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है हमारा कौन सा, क्रॉनिक। एक्यूट एंड क्रॉनिक, तो ये तो हमें पता ही है। एक्यूट वर्ड आ गया जिसकी ड्यूरेशन थोड़ी होती है, और क्रॉनिक वर्ड क्या आ गया, जब वो थोड़ा लॉन्गर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर कोई हमें डिसऑर्डर होता है तो उस पे होती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की अगर मैं बात करूं तो इट हैज सडन ऑनसेट, दैट मीन्स एकदम से होता है। ठीक है, कोई ग्रेजुअली नहीं डेवलप हो रहा, सडन उसका ऑनसेट हुआ है। इसमें क्या होता है, सुपरफिशियल म्यूकोसा की इन्फ्लामेशन होती है। तो ये लिख सकते हैं हम, सुपरफिशियल म्यूकोजल इन्फ्लामेशन, कि इसमें क्या है, सुपरफिशियली म्यूकोजा जो है इन्फ्लेम हो रही है। एंड अगर हम इसका कॉज निकाल दें, किस जिस भी कारण से हो रही है, फॉर सपोज इनडाइजेशन की वजह से है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई इरिटेटिंग फूड खाने की वजह से है, अल्कोहल की वजह से है, तो अगर हम कारण निकाल दें तो ये जो एक्यूट वाली है वो हमारी रिवर्स भी हो जाती है। सो इट इज रिवर्सिबल इफ कॉज, अगर हमने कॉज निकाल दिया तो ये क्या है, हमारी रिवर्सिबल भी हो जाती है। ठीक है, अगर मैं कॉजेस की बात करूं इसके, चलो मैं कॉजेस एक साथ ही बता दूंगी, वैसे यहाँ मैं इसी में लिखवा देती हूँ। इसके एक्यूट के कॉजेस की अगर मैं बात करूं तो एक्यूट के कॉजेस में आ जाता है हमारा नसेड्स, अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, या स्पेसिफिकली कौन सी, एस्पिरिन। ठीक है, ये क्या करती है, जो म्यूकोजल लाइनिंग है हमारी उसको इरिटेट करती है, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है उसकी। तो नसेड्स और एस्पिरिन बहुत कॉमन कॉज है हमारे एक्यूट गैस्ट्राइटिस के। ठीक है, एल्कोहल हो गया, ठीक है, ये होता है। ओके, सीवियर स्ट्रेस की कंडीशन है, सीवियर स्ट्रेस यानी कि बर्न्स है, ट्रॉमा है, सेप्सिस है, कोई भी बॉडी पे स्ट्रेस है सीवियर तरीके का, वो हो गया। ठीक है, स्पाइसी फूड्स की वजह से हो जाता है, या फिर कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये सारे हमारे कारण हो सकते हैं किसके, गेस्ट्राइटिस के, एक्यूट गेस्ट्राइटिस के। ठीक है, और ये होती हमारी एक्यूट वाली है, सडन ऑनसेट है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। while if I talk about chronic one, तो chronic मेरी होती है लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन,
जो कि काफी है लंबे टाइम के लिए इन्फ्लामेशन है मेरे गैस्ट्रिक म्यूकोसा की, ठीक है, तो वो मेरी होगी क्रॉनिक। ओके, एंड इट विल लीड टू, मतलब ये काफी लंबे टाइम तक रहती है, तो ये क्या कर देती है, एट्रोफी कर देती है, लीड टू एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मतलब जो मेरे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे उनकी क्या कर देगी, एट्रोफी, उनको क्या कर देगी, वहां के जो सेल्स है उनको साइज में कर देगी छोटा, ठीक है। तो क्रॉनिक वन क्या है, लंबे टाइम तक जो हमारी इन्फ्लामेशन रहती है वो, ठीक है, और क्या कर देती है, इसी की वजह से एट्रोफी हो जाती है, मतलब साइज में छोटे हो जाते हैं कौन, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सेल्स हैं वो, ठीक है। इसके आगे हमारे पास फर्दर टाइप हैं क्रॉनिक की। तो सबसे पहले आती है हमारी टाइप ए, मैं आगे ही करा देती हूँ ये नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस है, ठीक है, तो इसकी फर्दर टाइप आ गई, सबसे पहले आ गया हमारे पास टाइप ए, ये हमारी होती है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून माने तो ऑटो मतलब खुद से, इम्यून मतलब हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे पे ही अटैक कर रहा है, हमारे सेल्स पे ही अटैक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, टाइप ए मतलब ऑटो इम्यून में कि ये जो गेस्ट्राइटिस है वो लंबे टाइम तक म्यूकोजा की इन्फ्लामेशन हुई हुई है, वो किस वजह से है कि खुद का ही इम्यून सिस्टम हमारा उस पर अटैक कर रहा है, तो उस वजह से है, ठीक है। इसमें जनरली फंडस और बॉडी हमारे इन्वॉल्व होते हैं, फंडस एंड बॉडी पार्ट है जो किसके, स्टमक के, वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं इसके, ठीक है। और इसमें क्या है, जब ये फंडस और बॉडी इन्वॉल्व है तो हमारा जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो हमारा कम बनेगा, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर हमारा स्टमक ही बनाता था, तो जब हमारा क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस हुआ है तो हमारा जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो भी कम बनेगा, और इंट्रिंसिक फैक्टर कम बनेगा तो विटामिन बी ट्वेल्व की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया के नाम से जाना जाता है, इसको पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, स्टेज है। जैसे टाइप ए क्या है, खुद का ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक कर रहा होता है हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे, ठीक है। टाइप बी होता है हमारा एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। ये हम आगे पेप्टिक अल्सर नेक्स्ट डिसीज करेंगे तो उसमें ज्यादा रोल है एच पाइलोरी का। तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है टाइप बी का, अगर पूछें तो एच पाइलोरी की वजह से जो है वो होती है। इसमें हमारा क्या है, एंट्रम पार्ट इन्वॉल्व होता है, एंट्रम पार्ट इन्वॉल्व्ड। मैंने जब स्टमक कराया था मैंने बताया था पाइलोरस होता है, ठीक है। ऐसे जो हमारा स्टमक है तो उसमें हमारा ये वाला रीजन पाइलोरस होता था, तो पाइलोरक एंट्रम एक होता था और पाइलोरस के नाल एक होती थी, तो एंट्रम वाला पार्ट हमारा मोस्टली इफेक्टेड होता है इसमें टाइप बी वाले में, ठीक है। और इसमें हमारा फर्दर आगे रिस्क होता है ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, क्योंकि मैंने बताया एच पाइलोरी का मेन रूल पेप्टिक अल्सर्स करने में है, ठीक है। तो वो आगे फर्दर लीड करेगा किसको, पेप्टिक अल्सर्स को। तीसरा होता है हमारा टाइप सी, वो होता है हमारा केमिकल या रिफ्लक्स की वजह से, मतलब अगर बाइल का रिफ्लक्स आ रहा है, ठीक है, बाइल जो इंटेस्टाइन में था वो वापसी स्टमक में आ रहा है, उसकी लाइनिंग इरिटेट कर रहा है, या केमिकल यानी कि नसेड्स वगैरह की वजह से अगर प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो ये सारे हमारे टाइप सी के कारण आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, जो हमारा गेस्ट्राइटिस है उसके दो टाइप होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो है वो सडन ऑनसेट है, और सुपरफिशियली म्यूकोजा जो होता है हमारा इन्वॉल्व होता है, एंड इट इज रिवर्सिबल अगर हमने जो कॉज है वो रिमूव कर दिया है। और इसके कॉजेज में नसेड्स या एस्पिरिन आता है, अल्कोहल आ गया, सीवियर स्ट्रेस आ गया, स्पाइसी फूड आ गया, एक्यूट इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से होता है। और क्रॉनिक आ गया हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन, कि लंबे टाइम तक वो एक्यूट वाला नहीं ठीक हुआ और लंबे टाइम तक वो हमारा प्रोलॉन्ग हो गया, तो वो बन गया हमारा क्रॉनिक गेस्ट्राइटिस, ठीक है। इसमें हमारी एट्रोफी हो जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। तीन तरीके का होता है,
टाइप ए ऑटो इम्यून बोलते हैं, टाइप बी हमारा एच पाइलोरी वाला हो गया, और टाइप सी हमारा कौन सा हो गया, केमिकल रिफ्लक्स, मतलब कोई बाइल रिफ्लक्स की वजह से या नसेड्स की वजह से। तो ये हमारे इसके टाइप्स आ गए। ओके, अगर फिर मैं साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं इसके, तो साइन एंड सिम्टम में हमारे पास क्या आएगा, एक तो इसमें होती है एपिगेस्ट्रिक पेन, जो एपिगेस्ट्रिक रीजन होता है उसमें क्या होती है, पेन होती है। नॉजिया वॉमिटिंग तो है ही है, ठीक है, स्टमक के केस में। हीमेटमेसिस होगा, ठीक है, कि ब्लड आ रहा है वॉमिटिंग में, ठीक है। इनडाइजेशन, ठीक है। और क्या होगा हमारा, वेट लॉस, क्योंकि बंदा खाएगा ही नहीं इस चक्कर में कि दर्द हो रहा है, ठीक है। एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। तो ये सारे हमें साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, मेनली यही होते हैं हमारे, बाकी थोड़े बहुत छोटे मोटे हैं, फीवर वगैरह वो सब सेकेंडरी है, हार्ट बर्न हो गया, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करूं, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एंडोस्कोपी तो मैंने बताया था कि जितने भी हमारे स्टमक तक के हैं, जितनी भी डिसीजेस, उनका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है हमारा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है हमारा एंडोस्कोपी, यही होता है मेनली, ठीक है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, नीमिया का पता लग जाएगा, ठीक है। सीरम विटामिन B12 का लेवल चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये B12 की डेफिशिएंसी का हमें पता लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी। अच्छा, एक वर्ड आता है शिलिंग टेस्ट, कोई मुझे बता सकता है क्या होता है शिलिंग टेस्ट? एनीवन? ओके, तो बेसिकली B12 की डेफिशिएंसी को देखने के लिए कि B12 कितना है पेशेंट में, कम है ज्यादा है, तो मेनली B12 की डेफिशिएंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, शिलिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। B12 अगर कम होगा, एक इंडिकेटर वही है कि पेशेंट की रेड बीफी टंग होगी, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि पेशेंट की क्या होगी, रेड बीफी टंग होगी, एक तो पता लग गया। बट अब कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, शिलिंग टेस्ट करते हैं। तो इसमें एक हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है एक तरीके का, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारा कि हम पेशेंट को ना ओरल डोज देते हैं रेडियो एक्टिव B12 की, ठीक है, या और एक IM इंजेक्शन लगा देते हैं नॉन रेडियो एक्टिव B12 का। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, 24 घंटे का यूरिन कलेक्शन करते हैं और रेडियो एक्टिव B12 की एक्सक्रीशन को चेक करते हैं। तो उसके रिजल्ट से हमें क्या, इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही पूछा जाता है, ठीक है। बस इसमें ये पता होना चाहिए 24 आवर यूरिन कलेक्शन का टेस्ट होता है, ये यूरिन कलेक्शन का टेस्ट होता है, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक तो पता होना चाहिए कि यूरिन से पता लगा रहे हैं हम। शिलिंग टेस्ट है, शिलिंग टेस्ट B12 की डेफिशिएंसी को बताता है। तो ये हमें ये टर्म्स यहीं पे क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना कभी पेपर में नहीं पूछा। ओके, मैनेजमेंट की अगर मैं इसकी बात करूं, तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम इसको एंटासिड्स देंगे, ठीक है, वो सिम्टम्स जो भी हैं वो रिलीव करेगी। H2 ब्लॉकर्स दे सकते हैं, H2 ब्लॉकर्स में कौन सी आती है हमारी, रेनिटिडिन, यही आती है हमारी, ठीक है। PPI दे सकते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, उसमें कौन सी आती है हमारी, ओम्प्राजोल आती है, ठीक है, ये हो गया। और हम क्या दे सकते हैं, विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगा सकते हैं, क्योंकि कमी है उसके अंदर, तो विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगा सकते हैं। बाकी उसको क्या बोलेंगे कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लो, स्पाइसी फूड मत खाओ, नसेड्स ना लो, ठीक है, एडिक्वेट फ्लूइड लो। तो ये सारी चीजें क्या है हम मेनली देखेंगे। तो ये हमारा इतना इम्पोर्टेंट, इसी में जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट डिसीज है हमारी पेप्टिक अल्सर डिसीज।
ठीक है। अब ये पेप्टिक अल्सर डिसीज क्या होती है, नाम से ही ये हमें चीज क्लियर हो रही है कि जो हमारे स्टमक है उसमें क्या हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं मेनली हमारे। ठीक है, ये डिपेंड करता है, वैसे नॉट पर्टिकुलरली इन स्टमक, हमारे ईसोफेगस में भी हो जाते हैं और हमारे कहाँ पे हो जाते हैं, हमारे स्टमक में भी हो जाते हैं और हमारे ड्यूडेनम में भी हो जाते हैं। तो ये हमारे डिपेंड करता है, अलग अलग लोकेशंस पे हो जाते हैं। तो वैसे अगर बोले कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है, तो पेप्टिक अल्सर एक काइंड ऑफ सोर है। ठीक है, जैसे मुंह में छाला पड़ जाता है ना हमारे, तो कहते हैं माउथ अल्सर हो गया, माउथ में सोर हो गया। तो बिल्कुल वही है, जैसे मुंह में छाला पड़ जाता है। ठीक है, तो सोर हो जाता है हमारा इन म्यूकोजल लेयर ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम। क्या हुआ है, सोर हो गया है आपके यहाँ तो म्यूकोजल लेयर में, किसके, ईसोफेगस के, स्टमक के या ड्यूडेनम के। सोर इज काइंड ऑफ छाला एक तरीके का। तो पेप्टिक अल्सर डिसीज क्या है कि पेट में आपके यहाँ ईसोफेगस में, स्टमक में या ड्यूडेनम में एक तरह का छाला हो गया, तो वो होती है पेप्टिक अल्सर डिसीज। अब यहाँ पे दो टर्म आती है, सॉरी, हमारे पास कर्लिंग अल्सर, ठीक है, और एक आती है हमारे पास कुशिंग अल्सर। तो पहले हम पढ़ते हैं कर्लिंग अल्सर के बारे में, ये पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो कर्लिंग अल्सर बेसिकली क्या है, जैसे किसी पेशेंट को अगर बर्न हुआ, ठीक है, कोई पेशेंट जला, तो अब अल्टीमेटली उसकी जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जब किसी पेशेंट में बर्न होता है तो ऑब्वियसली फ्लूइड लॉस होता है, तभी हमारी फर्स्ट मैनेजमेंट में क्या आता है कि हम पेशेंट को फ्लूइड चढ़ाते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला से कैलकुलेट करके फर्स्ट 24 आवर्स में फ्लूइड चढ़ाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर पेशेंट को, किसी पर्सन को बर्न हुआ है, तो उसका प्लाज्मा वॉल्यूम फॉल करेगा, कम हो जाएगा। तो जब प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, तो जो ब्लड सप्लाई है म्यूकोजल लाइनिंग को, वो भी कम हो जाएगी। सो decrease in blood supply to mucosal lining। ठीक है, क्या था, जो बर्न हुआ किसी को, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुई, तो जहां ब्लड सप्लाई जा रही थी, जो म्यूकोजा को सप्लाई कर रही थी, ठीक है, एसोफेगस, स्टमक या ड्यूडेनम के किसी के भी म्यूकोजल लाइनिंग को जो ब्लड सप्लाई जा रही थी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। इरोजन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो सड़ जाएगी हमारी। ठीक है, और जैसे ही वो सड़ेगी तो क्या हो जाएगा, कर्लिंग अल्सर हो जाएगा। ठीक है, कर्लिंग अल्सर हो जाएगा। अब याद कैसे रखेंगे कि ये बर्न की वजह से कर्लिंग अल्सर हुआ है। कुशिंग अल्सर भी पढ़ेंगे, वो हमारा आईसीपी की वजह से होता है, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है, वो मैं आगे बताती हूँ। बट याद कैसे रखेंगे, कर्लिंग अल्सर। याद है, बाल कर्ल्स करती हैं लड़कियां, ठीक है, जब कर्ल्स करती हैं, घुंघराले करती हैं बाल, तो वो मशीन का यूज करती है ना, तो वो गर्म होती है मशीन, तो उससे जो होता है वो बर्न होगा ना, जलेगा, गर्म है। तो कर्लिंग अल्सर याद रखेंगे, कर्ल करने से, कि वो मशीन का यूज करते हैं, उससे हीट होती है, हीट से बाल कर्ल करते हैं, तो हीट से क्या होता है, बर्न होता है। तो बर्न से अगर कोई अल्सर हो रहा है हमारे ईसोफेगस में, स्टमक में या ड्यूडिनम में, तो उसको हम बोलते हैं कर्लिंग अल्सर। ठीक है, फिर एक टर्म आती है हमारे पास कुशिंग अल्सर। कुशिंग अल्सर, अभी कुशिंग अल्सर क्या है, जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। तो जब ये बढ़ता है तो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ, हमारा आईसीपी है वो बढ़ा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है जो बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, वो हमारा स्टिमुलेट हो जाएगा। अब जैसे ही पीएनएस स्टिमुलेट होगा, तो ये वेगस नर्व को भी हमारा स्टिमुलेट कर देगा, वेगस नर्व को भी क्या कर देगा, हमारा स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, अब जब वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, तो हमारा एसिटाइल कोलिन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, एसिटाइल कोलिन की सिक्रीशन बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो ये हमारा H2 रिसेप्टर्स हैं जो स्टमक के, उनकी सिक्रीशंस बढ़ा देगी,
H2 रिसेप्टर्स इन स्टमक, उनकी क्या करेगी, सिक्रीशन बढ़ा देगी। और ये H2 रिसेप्टर्स अगर इनकी सिक्रीशन ज्यादा बढ़ गई तो ये क्या कर देंगे, अल्सर्स कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं कुशिंग अल्सर। ठीक है, तो क्या था, ये ध्यान रखना, कर्लिंग अल्सर वो हुए अल्सर जो हमारी इसोफेगस स्टमक ड्यूडेनम में हो रहे हैं बर्न की वजह से, कि बर्न में प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुई, वहां पे जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसकी ब्लड सप्लाई कम हुई, उसकी इरोजन हुई और हमें क्या हो गए, कर्लिंग अल्सर हो गए। और कुशिंग अल्सर में क्या फर्क है कि आईसीपी रेज हुआ, पीएनएस हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ, वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई हमारी, एसिटाइल कोलिन बढ़ा, H2 रिसेप्टर्स की सिक्रीशन बढ़ी स्टमक में, और उन्होंने क्या कर दिया, अल्टीमेटली अल्सर कॉज कर दिया। ठीक है, ये हमारे दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए पेप्टिक अल्सर के साथ, कर्लिंग अल्सर और कुशिंग अल्सर। फिर कई बारी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि पेप्टिक अल्सर, जो पेप्टिक अल्सर्स हैं वो हमारा फीमेल में ज्यादा होते हैं देन मेल। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फीमेल्स में ज्यादा होते हैं देन मेल्स। ओके, और दूसरा पूछ लेते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, वो मोस्ट कॉमनली अक्कर होता है कौन से ब्लड ग्रुप में, इन ब्लड ग्रुप ओ। जो ओ ग्रुप वाले हैं, ठीक है, उनमें हमारा ज्यादा पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें पेप्टिक अल्सर ज्यादा देखने को मिलता है देन मेल। ठीक है, फिर उसके बाद आती है इसकी क्लासिफिकेशन। मैम ओ ग्रुप में क्यों देखने को ज्यादा मिलता है वैसे ये? ओ ग्रुप, ये साइंटिफिक इसका रीजन एज सच नहीं है, बट जो ओ ग्रुप वाले हैं उनमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है, स्टडी बेस्ड हो रखी है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, जस्ट स्टडी कंडक्ट हुई है, उस बेसिस पे इन्होंने बोला है कि फीमेल्स में ज्यादा होता है और ओ पॉजिटिव या ओ ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं इसके, तो क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन अगर हम देखें तो जैसे ये हमारा स्टमक है, ठीक है, तो यहां पर जो हुआ ये ईसोफेगस वाला पार्ट हो गया, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, ईसोफेजियल अल्सर। ठीक है, यहां जो है यहां पे हुआ तो इसको बोल देंगे हम स्टमक अल्सर। ठीक है, और जो यहाँ पे होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा, ड्यूडिनल अल्सर। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन जो है हमारे अल्सर्स हो रहे हैं। अगर ईसोफेगस में हो रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, ईसोफेजियल अल्सर। दूसरा होता है स्टमक अल्सर, या फिर इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर भी बोल देते हैं। ठीक है, और हमारा थर्ड वन होता है ड्यूडिनल अल्सर। इस पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो हम पूछ लेते हैं। ईसोफेजियल अल्सर सबसे रेयर होता है। अगर मैं बात करूं ईसोफेजियल अल्सर की, तो ये हमारा सबसे रेयर होता है, मतलब लेस देन 5% केसेस में ये हमें देखने को मिलता है हमारा ईसोफेजियल अल्सर। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं गैस्ट्रिक अल्सर की, गैस्ट्रिक अल्सर क्या है कि 15% लोगों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब उनमें देखने को मिलता है जिनकी एज 50 ईयर्स से ज्यादा है, 50 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा है अगर कोई पर्सन, तो अगर उनमें पेप्टिक अल्सर है तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा होगा, हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होगा। ओके, और फिर ड्यूडिनल अल्सर है जो हमारा, ड्यूडिनल अल्सर है जो हमारा, वो हमारा क्या है 80% लोगों में देखने को मिलता है, और ये सबसे मोस्ट कॉमन है क्योंकि ऑब्वियसली 80% में यही हो रहा है, ड्यूडेनल होता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, और ये हमारे यूजुअली 30 to 60 ईयर्स वाले लोग हैं उनको जो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन लोकेशन में। सबसे पहले ईसोफेजियल अल्सर जो ईसोफेगस में होता है, रेयर कंडीशन है, लेस देन 5% में हमें देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो 15% लोगों में होता है, और 50 ईयर से ज्यादा अगर है तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा होगा, हमारा गैस्ट्रिक अल्सर होगा। और फिर है हमारा ड्यूडिनल अल्सर जो कि 80%, मतलब सबसे मोस्ट कॉमनली यही होता है, 80% केसेस इसी के ही होते हैं, और 30 to 60 ईयर्स वालों को ये ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन लोकेशन हमारा ये क्लासिफिकेशन बनती है पेप्टिक अल्सर की।
अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन इटियोलॉजी, बेस्ड ऑन इटियोलॉजी मतलब किस वजह से हो रहा है ये, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इटियोलॉजी हमारे पास सबसे पहले आता है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अल्सर। मैं लिख देती हूँ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अल्सर, ठीक है। तो ये हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, वो है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। रॉड शेप का होता है और हमारा क्या है, कॉर्क स्क्रू होता है, कॉर्क स्क्रू शेप का, जैसे ये होता है स्क्रू होता है ना हमारा ऐसे सा कॉर्क स्क्रू, तो इस शेप का हमें जो है ये बेसिलस देखने को मिलता है। कौन सा, हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है हमारा पेप्टिक अल्सर करने का, ठीक है। और है हमारा नसेड्स, ठीक है, ये हमारे करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी नसेड्स होगी हमारी, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, ठीक है, एसिक्लोफिनेक। तो ये जो है हमारी नसेड्स हैं, ये हमारी क्या करती हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमारा पेप्टिक अल्सर कॉज करती हैं। एक फिर हमारे पास टर्म आ जाती है, दैट इज ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। किसी को पता है इसके बारे में, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम? तो ये ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या है, बेसिकली ये एक तरीके का हमारा रेयर डिसऑर्डर होता है, मतलब इतना मोस्ट कॉमनली नहीं पाया जाता, रेयर डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या है, व्हेन रेयर डिसऑर्डर इन विच ट्यूमर ऑफ पेनक्रियास और ड्यूडेनम cause excessive stomach acid production। क्या बीमारी है कि हमारा इसमें कहीं फॉर सपोज आपका ट्यूमर है, पेनक्रियाज में है या ड्यूडेनम में है, तो वो क्या कराता है, हमारा एक्सेसिव स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन कराता है। तो जब एसिड की ज्यादा प्रोडक्शन होती है तो वो गैस्ट्रिक म्यूकोजल लाइनिंग को इरिटेट करेगी, हेंस वहां पे पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो इटियोलॉजी के बेस पे चले, इनके कारणों की बेस पे चले, तो वही है हमारा कि सबसे पहले हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, सबसे मोस्ट कॉमन है हमारा। उसके बाद नसेड्स हो गए, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एसिक्लोफिनेक, ये हो गई। थर्ड है हमारा ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की हमारा कहीं ट्यूमर है पेनक्रियाज में या ड्यूडेनम में, तो उस वजह से एक्सेसिवली स्टमक में एसिड की प्रोडक्शन हो रही है, तो वो भी हमारा एक कॉज हो सकता है पेप्टिक अल्सर डिसीज का। बाकी रिस्क फैक्टर्स इसके हमारे सेम है एज GERD। कल हमने गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज पढ़ी थी, कॉफी, स्ट्रेस, स्पाइसी फूड, टाइट क्लोथिंग, ये सारी नसेड्स, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, तो सेम फैक्टर्स हैं GERD के जो रिस्क फैक्टर्स थे, वही सेम हमारे पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं इसके साइन एंड सिम्टम की बात करूं, तो इसके साइन एंड सिम्टम में देखो, ईसोफेजियल तो रेयर है, वो तो बहुत ही कम पाया जाता है, बट अगर मैं इसकी डिवीजन करूं, गैस्ट्रिक अल्सर और हमारा ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। तो सबसे पहले पेन से अगर मैं देखूं कि पेन, तो पेन जो है वो गैस्ट्रिक अल्सर में कहाँ होगी, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन पे होती है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ हो रही है, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन पे हो रही है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उसे दर्द कहाँ होगी, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगी। बट ड्यूडेनल अल्सर की बात करूं तो इसमें मेरा क्या आता है, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में तो है ही है दर्द, ठीक है। और साथ में कहाँ, अम्बलाइकस एरिया में भी होती है, जो अम्बलिकस एरिया है हमारा नेवल के अराउंड वाला, वहां भी क्या है, थोड़ी बहुत पेशेंट को पेन रहती है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में पेन का है मिड एपिगैस्ट्रिक में सिर्फ, और ड्यूडेनल में का है हमारी मिड एपिगैस्ट्रिक प्लस अम्बलाइकस में भी है, ठीक है। अब ऑनसेट ऑफ पेन देखूं अगर,
ऑनसेट ऑफ पेन की दर्द शुरू कब होती है? तो ऑनसेट ऑफ पेन हमारी होती है इसमें 15 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग फूड। कोई बता सकता है क्यों? एनीवन? क्योंकि मैम फूड प्रोसेसिंग होती है, वो वहां पहुंचने तक का टाइम है। 15 to 30 मिनट्स में स्टमक में पहुंचा हमारा फूड। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब खाना पहुंचेगा तो एसिड की सिक्रीशन ज्यादा होगी डाइजेस्ट करने के लिए, तो हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग जहाँ पेप्टिक अल्सर ऑलरेडी है, तो वहां भी हमारा इरिटेट करेगा ऑलरेडी जो एसिड बार बार बन रहा है ज्यादा। तो तभी जो पेन है वो कब होती है? 15 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, और दूसरे में कब होती है हमारी? 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, 2 से 3 घंटे के बाद जब आपने खाना खा लिया उसके बाद जो है वो पेन वहां तक, क्योंकि 2 से 3 घंटे में इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। वो काइम में एसिड तो होता ही है हमारा मिला हुआ, तो वहां पे जो सिक्रीशंस वगैरह हैं वो सारी हमारी अल्सर को क्या करती हैं? इरिटेट करती हैं। तो उस वजह से पेन जो है वो 2 से 3 घंटे बाद होती है ड्यूडिनल वाले केस में, और 15 से 30 मिनट में होती है आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है, अब क्या है इसमें हमारी अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ फूड, इफेक्ट ऑफ फूड, तो इफेक्ट ऑफ फूड में क्या है? पेन वर्सन्स विद फूड। अगर पेशेंट फूड खा रहा है तो पेन जो है उसकी वर्सन होती है, क्योंकि वही एसिड की सिक्रीशन उसमें ज्यादा होती है, दैट्स वाई। और इसमें क्या है? पेन रिलीव्ड बाय फूड रिटर्न्स लेटर, बाद में आ जाती है। ठीक है, कि जैसे ही आप खाना खाओगे, अब ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो कुछ पहुंच नहीं रहा, तो पेन तब तक शांत है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या है? रिटर्न आ जाती है बाद में पेन। तो पेन जो ऑलरेडी देखो, अगर किसी को फॉर सपोज कोई पेशेंट है वो खाना अभी नहीं खा रहा, नॉर्मली बैठा है, तो थोड़ी बहुत उसे पेन रहेगी। मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमने पढ़ा गैस्ट्रिक अल्सर के केस में रहेगी, ड्यूडिनल अल्सर के केस में हमारी मिड एपिगैस्ट्रिक अल्सर प्लस अम्बिलिकल एरिया में थोड़ी बहुत दर्द उसे रहती है। बट अगर इफेक्ट ऑफ फूड की बात करूं तो जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा तो पेन जो है उसकी वर्सन हो जाएगी, 15 से 30 मिनट में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन हमारी बढ़ जाती है। और ड्यूडेनल अल्सर में क्या है कि पेन जो है हमारी रिलीव्ड होती है बाय फूड, कि जब आप खा रहे हो तो सारी ड्यूडेनम पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो थोड़ी बहुत रिलीव हो जाती है पेन, लेकिन जैसे ही वो इंटेस्टाइन के एरिया में पहुंचेगी तो वो रिटर्न हो जाती है। तो ये हमारा क्या है? इफेक्ट होता है फूड का। ओके, अब इसमें टाइमिंग की अगर बात करें, ठीक है, तो टाइमिंग के हिसाब से आफ्टर लंच एंड डिनर इसमें ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि यूजुअली क्या है? लंच और डिनर गैस्ट्रिक यूजुअली ओमप्राजोल वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, केसेस में हम लोग, तो वो ब्रेकफास्ट में जो पेन है वो थोड़ी बहुत सबसाइड हो जाती है। आफ्टर लंच एंड डिनर इसमें पेन हमें ज्यादा देखने को मिलती है, और इसमें ज्यादातर नॉक्चरल पेन होती है। नॉक्चरल पेन होती है यानी कि रात को दर्द होती है मेनली। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इसमें पेन रिलीव्ड बाय, कैसे रिलीव होगी इसकी दर्द? तो पेन रिलीव्ड बाय वॉमिटिंग, वॉमिटिंग और एंटा एसिड से। ठीक, पेन जो है वो कैसे रिलीव होगी? वॉमिटिंग करके, कि खाना आपने बाहर निकाल दिया तो वहीं पे एसिड बनना बंद हो जाएगा, इरिटेशन बंद हो जाएगी, तो उससे जो पेन है वो रिलीव हो जाएगी। और बाकी एंटा एसिड दे के भी आप पेन रिलीव कर सकते हो। और इसमें पेन कैसे? क्योंकि पेन रिलीव्ड बाय फूड ऊपर ही लिखा है, तो ईटिंग फूड, खाना खाने से जो है वो पेन हमारी रिलीव हो जाती है, और एंटा एसिड से तो डेफिनेटली हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पेन रिलीव ऐसे होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मेरा गैस्ट्रिक अल्सर है, वो ड्यूडेनल अल्सर है। तो इसमें अगर मैं बात करूं वेट चेंज की, ठीक है, वेट चेंज की, तो इसमें होता है वेट लॉस, ठीक है, उसमें होता है वेट गेन। कोई मुझे बता सकता है क्यों? बताओ। ड्यूटी में खाना खा रहे हैं ना। हम्म, आपकी आवाज कम आ रही है, क्या बोल रहे हो? ओके,
वेट लॉस इसमें क्यों होता है बेसिकली कि बंदे को फियर ऑफ ईटिंग हो जाता है, ठीक है, कि यार खाना खाऊंगा तो दर्द होएगी, छोड़ परे मैं खाना ही नहीं खाता। सो फियर ऑफ ईटिंग की वजह से पेशेंट में क्या होगा, वेट लॉस होगा गैस्ट्रिक अल्सर के केस में। और इसमें वेट गेन क्यों होगा, क्योंकि ईटिंग से रिलीव हो रही है आपकी पेन, ईटिंग जो है वो रिलीव कर रही है आपकी पेन। सो दैट्स वाई हमारा इसमें आप ज्यादा खाओगे कि यार खाना खा लेते हो, कम से कम दर्द तो नहीं होएगी इतनी देर। तो जब आप खाना ज्यादा खाओगे तो वेट गेन हो जाएगा। तो तभी वेट लॉस है, गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट खाना नहीं खाते और उसमें ज्यादा खा लेते हैं, तो ये हमारा फर्क होता है वेट में। ठीक है, इसमें ब्लीडिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्लीडिंग इसमें हमें हेमेटोमेसिस देखने को मिलता है, ठीक है, ज्यादा देन मेलिना, मतलब जो है वॉमिटिंग इन हमारा सॉरी ब्लड इन वॉमिटिंग हमें ज्यादा देखने को मिलता है देन ब्लड इन स्टूल। ओके, और इसमें हमें मेलिना ज्यादा देखने को मिलता है देन हीमेटोमेसिस, ठीक है, क्योंकि ये ड्यूडेनम में है तो वो बैक रिफ्लेक्स आता नहीं है, तो वो जो ब्लड है वो काम मेलिना में पास होगा, मतलब स्टूल में हमारा बेसिकली जो ब्लड है वो पास होगा। तो ये थी हमारी साइन एंड सिम्टम मेनली किसके, कि एक तो मिड एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, फूड खाने से उसमें फर्क आता है, ठीक है, पेन हमारी वर्सन किस में होती है, पेन रिलीफ किस में होती है, और हमारा वेट लॉस किस में होता है, वेट गेन किस में होता है, हीमेटोमेसिस ज्यादा किस में है, मेलिना ज्यादा किस में है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमारा एंडोस्कोपी तो है ही है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है, स्टमक तक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं एंडोस्कोपी तो है ही है, इनका कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है। बाकी आप बेरियम मील से भी चेक कर सकते हो। इसमें एक टेस्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट जो कि है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इसमें मेनली हम क्या करते हैं, जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ठीक है, कौन है हमारा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जो हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है उसकी डिटेक्शन का हमें पता लगता है, एच पाइलोरी की डिटेक्शन का हमें पता लगता है कि वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, तो हमारा होता क्या है, ये हमारा काइंड ऑफ वो कंफर्मेटरी है, ध्यान से सुनना, फर्क क्या है, ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट है एंडोस्कोपी, ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। फर्क कुछ नहीं है इतना, इसमें दिमाग घुमाने वाले बात नहीं है, कि अगर आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट भी करते हो ना, वो तो हमें 110% हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का बता ही देता है, इसीलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर आपका एच पाइलोरी पता भी लग गया आपको प्रेजेंट है, बट फिर भी आपको एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, कंफर्मेशन टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हमें कंफर्म होता है, डायग्नोज हम फाइनल तभी लिख सकते हैं। अब यूरिया ब्रेथ टेस्ट में एच पाइलोरी की डिटेक्शन ही पता लगती है सिर्फ, कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि जो एच पाइलोरी होता है ना वो हमारा यूरिएस बनाता है, एच पाइलोरी हमारा एक एंजाइम बनाता है, एंजाइम प्रोडक्शन करता है, जिसका नाम क्या है हमारा यूरिएस। ठीक है, ये एंजाइम जो है वो हमारा बनाता है। अब यूरिएस है तो ये क्या करता होगा, यूरिया की ब्रेक डाउन करता है, ये यूरिएस बेसिकली करता है, यूरिया की ब्रेक डाउन करता है, और क्या कर देता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर यूरिया प्रेजेंट हुआ तो एच पाइलोरी तो यूरिएस बना रहा है, तो डेफिनेटली है वो तोड़ के अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली पेशेंट को कोई भी सॉल्यूशन या कैप्सूल पिला देते हैं, पेशेंट को क्या पिला देते हैं हम, कोई भी या सॉल्यूशन पिला देते हैं या फिर कोई कैप्सूल दे देते हैं उसको, ठीक है, जिसमें हमने यूरिया लेबल किया होता है, यूरिया क्या करा होता है, लेबल किया होता है, ठीक है, विद स्पेशल कार्बन आइसोटोप, यूरिया लेबल विद स्पेशल कार्बन आइसोटोप, ठीक है, C13 और C14,
कुछ भी दोनों में से कोई भी हम लेबल कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज मेरे पास कोई यूरिया का सॉल्यूशन है, तो उसको उसमें से स्पेसिफिकली मैंने क्या कर दिया, कार्बन को लेबल कर दिया कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज करके उसके कार्बन आइसोटोप को। ठीक है, अब क्या करना है, वो पेशेंट को सॉल्यूशन या कैप्सूल मैंने पिला देना है। तो जैसे ही वो पेशेंट के स्टमक में जाएगा, तो अगर तो एच पाइलोरी प्रेजेंट हुआ तो वो यूरियस बना रहा है, तो वो जो यूरिया मैंने पिलाया है तो वो उसे तोड़ के अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेबल वाली, क्योंकि मैंने तो लेबल करके भेजा है कार्बन C13 या C14 में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन रिलीज होगा वो हमारा लेबल्ड होगा C13 और C14 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ना ब्लड में, तो वो जो जैसे ही लंग से इनहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम लंग से बाहर ही निकालते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं। तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी एक्सहेल्ड एयर है उसको हम कलेक्ट करेंगे, और जब हमने कलेक्ट किया, ठीक है, और उसको हमने एनालाइज किया, तो हमें वो लेबल्ड मिल गया C13 C14, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो प्रेजेंट है। ठीक है, देन हमारा क्या इंडिकेट कर जाएगा, इफ CO2 in exhaled air is labeled, तो वो इंडिकेट कर देगा कि H पाइलोरी हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लेबल्ड नहीं हुई, तो उससे हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा H पाइलोरी है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या था यूरिया ब्रेथ टेस्ट, मेनली हम करते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की डिटेक्शन देखने के लिए स्टमक में। ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक एंजाइम बनाता है यूरिएस, जो कि यूरिया को तोड़ता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन या कैप्सूल पिलाते हैं यूरिया का, जिसमें क्या है, कार्बन आइसोटोप को हमने लेबल किया होता है C13 या C14 में। तो जो जब जैसे ही वो कैप्सूल लेगा पेशेंट, तो उसके स्टमक में जाएगा, स्टमक से ब्लड में एब्जॉर्ब होके लंग्स में पहुंच जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर तो H पाइलोरी प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो वो वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा देगा, और वो हमारी एक्सहेल्ड एयर में पेशेंट के आ जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये इसमें एच पाइलोरी का ही हाथ है। अदरवाइज वो यूरिया एज इट इज जो है वो पास आउट हो जाएगा। हमें जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें कार्बन आइसोटोप हमें नहीं देखने को मिलेगा जो लेबल वाला है। ठीक है, तो ये है हमारा यूरिया ब्रेथ टेस्ट, इसको भी हम यूज करते हैं एज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और बाकी एंडोस्कोपी कर लेते हैं, बेरियम मील भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसके मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट में हमारे पास आता है, अगर तो जैसे पेशेंट को H पाइलोरी का अल्सर है, कि उसे हुआ है, H पाइलोरी ने करा है, तो हम उसको देते हैं ट्रिपल थेरेपी। ऐसे लिख देती हूँ मैं, ट्रिपल थेरेपी। अब ट्रिपल थेरेपी में आप क्या देते हो, PPI है, ठीक है, और आपकी एंटीबायोटिक जाती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हो, या जाती है अमोक्सिसिलिन, अमोक्सी जाती है, ठीक है, प्लस आप मेट्रोनिडाजोल देते हो। ठीक है, तो ट्रिपल थेरेपी में 3 ड्रग्स दी हैं, PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ओम्प्राजोल, पेंटोप्राजोल, कोई भी दे दो, जोल जिनके पीछे लगता है। ठीक है, वो हो गया। साथ ही आपकी एक एंटीबायोटिक जाती है और आपकी मेट्रोनिडाजोल जाती है। PPI की डोज होती है 40 mg BD, ठीक है, दिन में 2 बार ही देना है 40 mg। क्लेरिथ्रोमाइसिन की डोज होती है 500 mg BD। अमोक्सी की होती है 1000 mg BD, और हमारी मेट्रोनिडाजोल की होती है 500 mg BD। ठीक है, मतलब दिन में 2 बार ही जाती हैं आपकी ड्रग्स। ओके, तो ये हमारी 40 mg PPI जाती है, क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg BD जाती है, मॉक्सी 1000 mg BD जाती है, और मेट्रोनिडाजोल 500 mg BD जाती है। ये आपको देनी है ट्रिपल थेरेपी फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए देनी होती है। और इसका सक्सेस रेट अगर देखें, इफ आई सी इट सक्सेस रेट, तो वो होता है 70% के आसपास का इसका सक्सेस रेट होता है। ठीक है, फिर अगर देनी है, ट्रिपल थेरेपी नहीं काम कर रही, फिर हम ट्राई कर सकते हैं, या फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं क्वाड्रुपल थेरेपी। क्वाड्रुपल थेरेपी में 4 चीजें हो गई आपकी, कौन कौन सी होगी, PPI है ही है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ठीक है, बिस्मथ सॉल्ट जाता है, ठीक है, बिस्मथ सॉल्ट जाता है,
प्लस आप मेट्रोनिडाजोल दोगे, ठीक है, और आप टेट्रासाइक्लिन दोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपकी 2 एंटीबायोटिक्स होगी, एक पीपीआई हो गया और एक मेट्रोनिडाजोल होगी। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रपल थेरेपी जाती है। अब इसमें हमारी ये भी जो पीपीआई है वो सेम 40 mg बीडी की रेशियो में जाएगी। बिस्मथ सॉल्ट की हम देते हैं 2 टैबलेट, ठीक है, क्विड मतलब दिन में 4 बारी देनी है। ओके, मेट्रोनिडाजोल होगी हमारी 250 mg और टेट्रासाइक्लिन भी हमारी कितनी होगी, 250 mg। तो ऐसे हम देते हैं और ये भी हमारी जाती है फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए जाती है ये भी। और इसका जो सक्सेस रेट है वो कितना है हमारा, अप्रोक्सीमेटली हमारा पड़ जाता है 95%। मतलब क्योंकि इतनी जब 2 एंटीबायोटिक्स दे रहे हो, पीपीआई दे रहे हो, मेट्रोनिडाजोल दे रहे हो, तो अच्छे अच्छे ठीक हो जाएं, तो ये क्या चीज है। तो एच पाइलोरी का अगर अल्सर है तो हमारी ये जो है वो गोलियां चलती हैं। कौन कौन सी, एक तो मैंने पढ़ा है ट्रिपल थेरेपी, और हमारी कौन सी होगी, क्वाड्रपल थेरेपी। तो ये हमारी मेनली होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, गेस्ट्रैक्टमी। ये क्या हुआ गेस्ट्रैक्टमी, एनीवन? गेस्ट्रैक्टमी क्या हुआ? ओपनिंग ऑफ द हम्म, बताओ। रिमूवल ऑफ स्टमक। रिमूवल ऑफ द तो क्या किया आपने, रिमूवल ऑफ स्टमक, ठीक है, स्टमक ही रिमूव कर दिया। तो आपने क्या किया, अटैचमेंट कर दी, किस किस की अटैचमेंट कर दी आपने, ईसोफेगस की, ठीक है। किसके साथ कर दोगे, क्योंकि बीच में से पेट तो कट गया, तो यहाँ तो ड्यूडेनम के साथ कर दोगे, यहाँ जीजूनम के साथ कर दोगे, ठीक है। किसी के भी साथ जो है, आप अगर क्रॉनिक किसी को पेप्टिक अल्सर बार बार हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, स्टमक ही रिमूव करके उसको, ईसोफेगस को डायरेक्टली ड्यूडेनम या जीजूनम के साथ आप क्या कर दोगे, कंबाइन कर दोगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर ईसोफेगस को ड्यूडेनम के साथ कंबाइन किया तो इसको हम बोलते हैं ईसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी, यही बोलेंगे, ईसोफेगो हमारा ड्यूडेनोस्टोमी। और अगर आपने इसको कंबाइन कर दिया जीजूनम के साथ तो उसे बोलेंगे ईसोफेगो जिजनोस्टमी, ठीक है। ये हमारे सर्जरीज के नाम हो गए गेस्ट्रैक्टमी में। ईसोफेगस को आप जिसके साथ अटैच करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाएगा ईसोफेगो ड्यूडेनोस्टमी या ईसोफेगो जिजनोस्टमी, ठीक है। या फिर आप और क्या कर सकते हो, वेगोटमी कर सकते हो। वेगोटमी क्या हो गई कि हमने क्या कर दिया, वेगस नर्व की सप्लाई वहां पे काट दी, वेगस नर्व की जो सप्लाई है वहां पे काट दी। तो जब ये काट दी तो हमारा HCl की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, हेंस थोड़ा बहुत पेप्टिक अल्सर में हमारा रिलीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेगोटमी भी हम कर सकते हैं। और हमारे पास क्या ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास गैस्ट्रिक रीसेक्शन। गैस्ट्रिक रीसेक्शन क्या है कि रिमूव कर दिया आपने लोअर स्टमक को, रिमूवल ऑफ लोअर स्टमक, ठीक है। मेनली कौन सा हमारा, एंट्रैक्टमी। एंट्रैक्टमी बोले तो जो पाइलोरस एंट्रम था उसमें एंट्रम जो था उसके आपने उतना पार्ट निकाल दिया तो हो गया एंट्रैक्टमी आपका, ठीक है, लोअर स्टमक का पार्ट निकाल दिया। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्टमी। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी में क्या किया आपने, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी की, थोड़ा बहुत आपने स्टमक काट दिया, ठीक है। वो फुल गैस्ट्रेक्टमी थी कि पूरा का पूरा स्टमक रिमूव कर दिया, जो फर्स्ट वाली सर्जरी पड़ी है
बट इसमें क्या है, पार्शियली आप क्या कर रहे हो, स्टमक का कुछ हिस्सा निकाल दिया। जब आपने पार्शियली स्टमक का कुछ हिस्सा निकाला तो रिमेनिंग वाले पार्ट को आप ड्यूडेनम के साथ जोड़ दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, रिमेनिंग वाला जो पार्ट है आपका बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट इज एनेस्टमाइज विद ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के साथ उसको जोड़ दोगे। इसी का ही दूसरा नाम होता है बिलरोथ 1। बिलरोथ 1 सर्जरी सुनी होगी। तो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी क्या है कि पार्शियली आपने स्टमक का कुछ हिस्सा निकाला और बचे हुए को आपने ड्यूडेनम के साथ जोड़ दिया, तो वो हो गई हमारी बिलरोथ 1। ठीक है, फिर आती है हमारी, ऐसे ही बिल्कुल सेम है हमारी गैस्ट्रोजिजनोस्टमी। अब इसमें भी बिल्कुल सेम है, मैं नहीं लिख रही कि पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करोगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे एनास्टमाइज किसके साथ कर दोगे, जिजुनम के साथ कर दोगे। ऊपर वाले में ड्यूडेनम के साथ करी, नीचे वाले में क्या कर रहे हो, जिजुनम के साथ कर रहे हो। इसी का दूसरा नाम है बिलरोथ 2। बिलरोथ सेकंड बोल लो, बिलरोथ 2 बोल लो, ये सर्जरीज हैं। कई बारी बिलरोथ के नाम से आ जाती है तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ इतना घबराने वाला नहीं है। इट इज जस्ट गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी। और बिलरोथ 2 कौन सी है, गैस्ट्रोजिजनोस्टमी, जिसमें आपने स्टमक का कुछ हिस्सा निकाला और रिमेनिंग वाले को जोड़ दिया किसके साथ, इधर ड्यूडेनम के साथ या फिर जीजुनम के साथ। ये आप कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट सर्जरी कौन सी कर सकते हो, पाइलोरोप्लास्टी कर सकते हो, पाइलोरोप्लास्टी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे कि आप अपना पाइलोरोप्लास्टी है तो ये है बेसिकली एनलार्जमेंट करना, एनलार्जमेंट ऑफ पाइलोरस। जो पाइलोरस एरिया है उसका आप एनलार्जमेंट कर दोगे ताकि जो है पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, फूड वहां पे रुके ना हमारा, वो इजिली निकल जाए और एसिड वहां पे इतनी देर हमारा खड़ा ना रहे। तो इसको बोलते हैं पाइलोरोप्लास्टी। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, एनलार्जमेंट कर रहे हो, इसलिए प्लास्टी वर्ड लगा है। तो हमने कौन कौन सी सर्जरीज पढ़ी, गैस्ट्रेक्टमी जिसमें आपने पूरा स्टमक ही निकाला। आपके पास इसके 2 वेरिएंट है, ईसोफेगो ड्यूडेनोस्टमी, मतलब ईसोफेगस को ड्यूडेनम के साथ जोड़ा। फिर आता है ईसोफेगो जिजनोस्टमी, ईसोफेगस को जिजुनम के साथ जोड़ा। वेगोटमी, वेगोटमी में बेसिकली क्या है कि आप वेगस नर्व को क्या कर रहे हो, हमारा उसकी जो सप्लाई है वो रोक रहे हो, कम कर रहे हो, बांध रहे हो, उसको कुछ भी कर रहे हो, जिसकी वजह से HCl की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद क्या है हमारा गैस्ट्रिक रीसेक्शन। गैस्ट्रिक रीसेक्शन में क्या है, लोअर स्टमक यानी कि एंट्रम का पार्ट आप रिमूव कर रहे हो। फिर है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी बिलरोथ 1, जिसमें थोड़ा बहुत सेक्शन आपने स्टमक का कट किया और रिमेनिंग पार्ट को ड्यूडेनम के साथ जोड़ दिया। सेम जिजुनम के साथ जोड़ोगे तो वो बिलरोथ 2 बन गई। और एंड में है पाइलोरोप्लास्टी, जिसमें आप एनलार्जमेंट कर रहे हो पाइलोरस की। ठीक है, उसके बाद इसकी एक बहुत फेमस कॉम्प्लिकेशन है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि आपने सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन है ये बेसिकली। तो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन में आता है सबसे कॉमन हमारा डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम, क्योंकि बीच में से आपने पेट तो कट कर दिया, ठीक है, अब जो खाना है वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है और इंटेस्टाइन से फटाफट वो स्टूल की तरह पास भी हो जाता है, तो वो कहलाता है डंपिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली डंपिंग सिंड्रोम, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, कि आपका फटाफट स्टमक जो है खाली हो गया, जो सॉलिड फूड है, सॉलिड फूड रीचेज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फटाफट जो है खाना खत्म निकला हमारा स्टमक से और जो सॉलिड फूड है वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पीछे जितने भी ऑपरेशन पड़े हैं, गैस्ट्रैक्टमी हो गया, गैस्ट्रिक रिसेक्शन हो गया, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी हो गया, जिजनोस्टमी हो गया, ये क्या करेंगे, जब स्टमक ही नहीं रहा तो खाना ईसोफेगस से फटाफट कहाँ जाएगा, स्टमक को क्रॉस करता हुआ फटाफट हमारा इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज डंपिंग सिंड्रोम। डंप कर रहे हैं ना, फेंक दिए एकदम से, तो वो हो जाता है। अब इसमें इनिशियल सिम्टम्स होते हैं कुछ, कि अगर आपने जैसे खाना खाया, इनिशियल सिम्टम्स फटाफट, तो वो क्या आएंगे इनिशियली, तो इसमें है ABCD। तो ये आ जाते हैं सिम्टम्स हमारे विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर जो साइन एंड सिम्टम हमें आ रहे हैं।
खाना खाया उसके 30 मिनट के अंदर अंदर आपको आपकी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले है एब्डोमिनल पेन, कि एब्डोमेन में आपको क्या है, दर्द होएगी काफी ज्यादा। ठीक है, एब्डोमेन में क्या हो रही है, पेन हो रही है। और हमें देखने को मिलेगा बॉर्बोरगिमी। बॉर्बोरगिमी, बॉर्बोरगिमी क्या था, लाउड गर्गलिंग साउंड, कि एकदम से खाना है जो फटाफट वो क्या है, मूव कर रहा है, हमारा ईसोफेगस से स्टमक को फटाफट क्रॉस करते हुए इंटेस्टाइन में पहुंच गया। तो हम अगर लिसन करें और स्कल्ट करें तो हमें बॉर्बोरगिमी सुनेगी, मतलब लाउड गर्गलिंग साउंड सुनेगी, बुलबुले जैसे, मतलब फटाफट फटाफट खाना जो है वो आगे मूव कर रहा है। सी से क्या है, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स पड़ेंगे या कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं, वो हमें इन पेशेंट्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, और क्या है, डायरिया, विद इन 30 मिनट्स डायरिया। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा क्योंकि फटाफट खाना जो है इंटेस्टाइन में पहुंचा, इंटेस्टाइन ने जो भी 2-4 चीजें एब्जॉर्ब करनी है वो फिर बाहर निकाल के मारेगा, तो डायरिया हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ABCD इनिशियल सिम्टम्स हमें ये देखने को मिलते हैं विद इन 30 मिनट्स। एब्डोमिनल पेन, बॉर्बोरगिमी, क्रैम्प्स हो गया, कॉन्स्टिपेशन बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है, अगर इसको भूलना भी है तो कुछ खास नहीं है ये। और डायरिया हमें देखने को मिलता है विद इन 30 मिनट्स। उसके बाद है लेट सिम्टम्स। अभी लेट सिम्टम्स क्या है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बारी कि ये अर्ली इनिशियल सिम्टम में आता है डंपिंग सिंड्रोम के, कि ये आपका उसमें आता है लेट सिम्टम में आता है, तो पता होना चाहिए। ये लेट सिम्टम आते हैं हमें आफ्टर 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के बाद हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं बॉडी में। जैसे कि फॉर सपोज आपने कार्बोहाइड्रेट रिच मील लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ मील लिया, तो वो क्या करेगा, रैपिड ग्लूकोज की ऑब्जॉर्प्शन करेगा फटाफट, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, वो कहेगा इसने तो निकलना ही है बॉडी में से, तो वो फटाफट क्या करेगा, रैपिड ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन, जितना उससे बन पाया उसने फटाफट रैपिड वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करेगा। तो उसकी वजह से बॉडी में एक्सेस इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सेस इंसुलिन रिलीज, तो ज्यादा इंसुलिन निकल जाएगा, बट ब्लड शुगर लेवल फॉल कर जाएगा। अब एक्सेस बन गया, ठीक है, कि फॉर सपोज एक ग्लूकोज के लिए एक इंसुलिन बनना था, बट अब एक ग्लूकोज के पीछे 4 इंसुलिन बन गए, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल ही करेगा हमारा, क्योंकि इंसुलिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गई है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल किया, जिसकी वजह से पेशेंट में स्टेट कैसी देखने को मिलेगी, हमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या क्या होगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगी, पसीना आएगा पेशेंट को, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में स्वेटिंग होती है। ठीक है, वो वीकनेस रहेगी पेशेंट में, कमजोरी रहेगी, क्योंकि खाना कुछ लग ही नहीं रहा, जो था वो निकली जा रहा है फटाफट। ठीक है, ट्रेमर्स, हाथ पैर झटके मारने लगेंगे। ठीक है, सिनकोप फील होगा। सिनकोप क्या होता है, एनीवन? सिंकोप क्या होता है? घूम रहा है, माथा घूम रहा है। हम्म, बताओ। सिंकोप का होता है अच्छा, जैसे सर सर घूम घूमता रहा है। है, ठीक है, तो फेंटिंग जैसी बेहोश होने वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि वीकनेस काफी हो जाती है इन पेशेंट में। ठीक है, तो ये हमारे लेट सिम्टम में आते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, स्वेटिंग, वीकनेस, ट्रेमर, सिनकोप, ये लेट सिम्टम्स हैं। और अर्ली सिम्टम्स में एब्डोमिनल पेन, बॉर्बोरगिमी, क्रैम्प्स और डायरिया, ये हमें देखने को मिलता है डंपिंग सिंड्रोम में। ठीक है, अब इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एक तो उसे बोलेंगे कि टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ठीक है, बार बार ही कुछ कुछ ना कुछ खाते रहो। ठीक है, छोटी छोटी ड्यूरेशन में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाते रहो। ठीक है, और उसे बोलेंगे, एडवाइस करेंगे पेशेंट को, एडवाइस पेशेंट टू लाई डाउन आफ्टर ईटिंग फूड। जैसे ही खाना खाया पेशेंट को बोलेंगे आप लेट जाओ। क्यों बोलेंगे, बताओ? क्यों बोलेंगे? क्योंकि वोमिटिंग नहीं। हम्म,
फूड प्रोसेस स्लो हो जाएगा उससे। हाँ, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, अगर वो खड़ा है या बैठा है तो फटाफट जो खाना है वो ग्रेविटी की वजह से इसोफेगस से डायरेक्टली इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जिसकी वजह से पेट जल्दी खाली हो जाएगा, गैस्ट्रिक एम्पटिंग फास्ट हो जाएगी। तो हमें वो डिले करनी है ताकि खाना धीरे धीरे मूव करे। तो इसलिए पेशेंट को बोलेंगे जैसी खाया वैसी लेट जा। ठीक है, तो इसीलिए किस लिए बोलते हैं, बेसिकली टू डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग। ठीक है, कि फटाफट जो है हमारा खाना निकले ना, तो इसीलिए हम पेशेंट को बोलेंगे आप लेट जाओ। ठीक है, और हम बोलेंगे पेशेंट को कि हाई प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लो। ठीक है, हाई फैट डाइट लो, क्योंकि इनको प्रोसेस होने में टाइम लगता है, प्रोटीन को फैट को बॉडी में मेटाबोलाइज होने में टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से खाना अंदर रहेगा। और लो कार्बोहाइड्रेट मील, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डंपिंग सिंड्रोम वाले को कैसी डाइट जानी चाहिए, हाई प्रोटीन हाई फैट और लो हमारी किसमें, कार्बोहाइड्रेट में लो, क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट वही होगा, वही मैंने सारा सिनेरियो पढ़ाया था। अगर कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेता है तो रैपिड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के चक्कर में एक्सेस इंसुलिन निकल आएगा और हाइपोग्लाइसीमिक की स्टेट रहेगी उसमें। तो इसीलिए ऐसे पेशेंट को लो कार्बोहाइड्रेट मील देते हैं, हाई इन फैट देते हैं, हाई इन प्रोटीन मील देते हैं। तो ये सारा हमें करना है। और पेशेंट को बोलेंगे कि अवॉइड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड तो वैसे ही पास हो जाना है, उसको तो मिनट भी नहीं लगना पूरा। तो इसीलिए ये सारी है मैनेजमेंट में हमारी किसकी, डंपिंग सिंड्रोम की। समझ आया डंपिंग सिंड्रोम सबको? ओके, तो यहाँ हम क्लास ओवर करते हैं। कल से हमारे इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स हैं, स्टमक के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगी और नोट्स भी शेयर कर दूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।